देरी के लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आ गए हम देर से ही सही, लेकिन आ गए लेकर के आपको हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के 2005 की मास्टर वीडियो लेकर के। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से और फिर लेकर के चलेंगे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहला है चौल्ट्री कोर्ट किसे कहते हैं। देखिए, चौल्ट्री कोर्ट एक स्थानीय न्यायालय था जिसका मुखिया आदिगर या अधिकारी नामक गाँव का मुखिया होता था। जैसे अभी गांव में प्रधान वाली वो होती है ना, जो सिस्टम होता है, प्रधान होता है, उसी समय पर पहले जो चौल्ट्री कोर्ट उसको बोला जाता था। अब उनकी जगह पर प्रधान है, क्योंकि गांव में जो भी छोटे मोटे पंगे हो जाते हैं तो उनको गांव का प्रधान ही उनको सॉल्व करता। अब आगे है, मुखिया होता था जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता था। वह चौल्ट्री कोर्ट में लंबे समय से चली आ रही परंपराओं के अनुसार स्थानीय लोगों को न्याय दिलवाता था। बस्ती की स्थापना के तुरंत बाद मद्रास में एक न्यायालय ने काम करना शुरू कर दिया और इसे चौल्ट्री अकाउंट कहा जाता था। कब बस्ती की स्थापना हुई थी, ठीक है, कहाँ पर, मद्रास में। यह छोटे मोटे मामलों की सुनवाई करता था, चाहे वे सिविल हों या आपराधिक। मद्रास का पहला बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर जो 26 दिसंबर 1801 को फोर्ट सेंट जॉर्ज में स्थापित किया गया था। तो दोनों चीज़ों के बारे में पता चल गया कि भारत में सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी, मद्रास में। ठीक है, और चौल्ट्री अकाउंट के बारे में पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कोसी जुर्रा केस। देखिए, बंगाल का एक प्रसिद्ध कोसी जुर्रा कांड वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। बंगाल का कोसी जुर्रा कांड 1979 में हुआ था। काशीनाथ नाम के एक बाबू को अगस्त 1979 में अपने मालिक कलकत्ता के दक्षिण में स्थित कोसी जुर्रा के राजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई करने के लिए उकसाया गया था। मतलब कि एक मुनीम था जिसको अपने मालिक के खिलाफ उकसाया गया था सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई करने के लिए। कोसी जुर्रा मामले में बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च परिषद के बीच उनके प्रतिस्पर्धी न्याय क्षेत्रों को लेकर खुला संघर्ष देखा गया। एक जमींदार पर कर्ज बकाया था, लेकिन उसने अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया। इसलिए अदालत ने उसे गिरफ्तार करने के लिए रिट जारी की, जिसका परिषद ने सैनिकों का विरोध करने का आदेश दे दिया था। लेकिन देखिए, इसमें क्या हुआ था, जो वादी था, जो इसमें पीड़ित था, उसी ने अपनी प्रेजेंट की नहीं दिखाई थी अदालत में, जिसके खिलाफ वारंट चले गए थे। ठीक है, फिर उसको बुलाया गया था। आगे है 1840 की लैक्स लॉ की रिपोर्ट क्या है। देखिए, 1840 में लैक्स लॉ की रिपोर्ट के आधार पर अपराधों, साक्ष्यों और अनुलग्नकों के लिए एक समान कानून बनाया गया था, लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ व्यक्तिगत कानूनों को समान नागरिक कानून के दायरे से बाहर रख दिया था। तो अक्टूबर 1840 की लैक्स लॉ की रिपोर्ट, इसे अपराध, साक्ष्य और अनुबंध से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूपता के महत्व और आवश्यकता पर बल दिया गया था। लेकिन इसने यह भी सिफारिश की कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को ऐसे संहिताकरण से बाहर रखा जाना चाहिए। मतलब कि एक से लैक्स लॉ की रिपोर्ट बनी थी जिसमें सभी जो भारतीय नागरिक हैं, जो समान नागरिक संहिता है ना, उसी के तरह वो उसको बनाया गया था। लेकिन फिर भी इस पर बाद में एक पॉइंट आया था कि उन सभी ने कहा था कि भैया हिंदुओं को के जो अपने धार्मिक नियम है उनको अलग और मुसलमानों के अलग रखे जाएँ। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा सूरत सेटलमेंट 1612। देखिए, अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत में पहला व्यापारी कार्यालय 1612 में सूरत में स्थापित किया था। 1614 से में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार के अधिकार प्राप्त किए। सूरत के इतिहास में के बारे में विस्तृत अध्ययन करने पर पता चलता है कि 15वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही सूरत के बारे में उल्लेख मिलते हैं। मतलब सबसे पहले जो अंग्रेज थे वो कहाँ पर आए थे, वो सूरत में आए थे, गुजरात। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चंस का हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं, पूरा हम इतिहास से स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे। किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। मद्रास में जो विकास हुआ था वो 3 चरणों में हुआ था। ठीक है, जो पहला स्टेज थी वो थे 1639 से 1678। देखो, मैं यहाँ पर एक पॉइंट आपको बता दूं, जब इस क्वेश्चन को आप लॉन्ग क्वेश्चन को पेपर में लिखोगे तो ये चरण की जो इसमें जो स्टेज दे रखे हैं, स्टेज के जो यहाँ पर ईयर दे रखे हैं भाई साहब, उसको कोई भी लिखना मत भूल जाना, मेन है। ठीक है, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो इनको पर बहुत फोकस रखने वाला है। ठीक है, तो पहली स्टेज हर बार मैं आपको याद दिलाता रहूँगा, ध्यान रखना। पहली स्टेज 1639 से 1678, दूसरी स्टेज 1678 से 1683 और तीसरी स्टेज है 1683 से 1726 तक। तो इन तीनों स्टेज के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। देखिए, 1639 से 1678। 1639 में एक अंग्रेज फ्रांसिस डे ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए
चंद्रगिरी के हिंदू राजा से जमीन का एक टुकड़ा हासिल किया। मतलब कि जो अंग्रेज फ्रांसिस डे था, इसने चंद्रगिरी जो हिंदू राजा था उससे थोड़ी सी जमीन ली। इसे मद्रास पट्टनम के नाम से जाना जाता था। इस जमीन पर कंपनी ने फोर्ट एसटी नाम से फैक्ट्री बनाई। 1640 में जॉर्ज इस किले को व्हाइट टाउन के नाम से जाना जाता था, जबकि आसपास के स्थानीय आबादी वाले गांवों को ब्लैक टाउन के नाम से जाना जाता था। देखिए एक एक कड़ी को जोड़ते चलना। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग दिखाई है कि कैसे उन्होंने क्या किया। ठीक है, चंद्रगिरी जो राजा थे उनसे थोड़ी सी जमीन ली थी और उसी पर फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया था। अब गवर्नर और परिषद इसमें क्या थे। देखिए 1661 के चार्टर द्वारा कंपनी के सभी व्यक्तियों के दीवानी और आपराधिक मामलों को तय करने के लिए कंपनी को गवर्नर और परिषद नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था। अंग्रेज शासन का पालन इसमें किया गया था। अब आगे वाला दूसरी स्टेज न्यायिक उच्च न्यायालय, कब 1678 से 1683 तक। देखिए यहाँ पर राज्यपाल ने 1678 में पूरी न्यायिक प्रणाली को पुनर्गठित किया। मतलब कि जो इस समय पर राज्यपाल था उसने सबको दोबारा से बनाया। वे सप्ताह में 2 बार बैठते थे और 12 जूरी की मदद से दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई करते थे। उन्होंने चार्टरी कोर्ट से अपील की भी कोशिश की थी। अब आगे स्टेज है 1683 से 1726 तक। एडमिरल्टी कोर्ट, इस अदालत की स्थापना मद्रास में 1686 में जज एडवोकेट की अध्यक्षता में 1683 के चार्टर द्वारा की गई थी। इसमें नागरिक कानून में सीखा एक व्यक्ति और कंपनी द्वारा नियुक्त 2 व्यापारी भी शामिल थे। अदालत ने व्यापारी या समुद्री प्रकृति के सभी मामलों, अतिचार, चोटों, गहरे समुद्रों पर किए गए गलत जहाजों या सामानों की जब्ती और जब्ती सभी मामलों का फैसला करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर कौन सी कोर्ट चल रही थी? एडमिरल्टी कोर्ट। अब इस न्यायालय ने समता, सद्विवेक और व्यापारियों के कानून और रीति रिवाजों के लिए नियमों को लागू किया। यह अदालत सभी दीवानी और आपराधिक मामलों को निपटाने में सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए शहर के सामान्य अदालत बन जाती है। यह न्यायालय 1704 तक कार्य करता रहा था। अब महापौर का न्यायालय, एक क्वेश्चन आ सकता है आपको शॉर्ट में, वही शॉर्ट में महापौर का न्यायालय। देखिए ये बात है 1787 कि कंपनी चार्टर ने मद्रास में एक महापौर न्यायालय की स्थापना की। इसमें एक मेयर, 12 एल्डरमैन और 60 या अधिक बर्गेस शामिल थे। देखिए मेयर जो होते थे वो चेयरपर्सन होते थे। एल्डरमैन जो होते थे वो सब जो बड़े बूढ़े होते हैं ना उस समय पर। अब 60 या अधिक इसमें बर्गेस शामिल थे, सिपाही की तरह जो होते हैं। पहले मेयर और एडमिरल को चार्टर द्वारा नामित किया गया था, मतलब उनका नाम लिया गया था, नॉमिनेट। महापौर 1 वर्ष के लिए पद धारण करता है। एल्डरमैन सालाना महापौर चुने गए। मेयर और एल्डरमैन ने बर्गेस का चयन किया जिसकी ताकत 120 से अधिक नहीं थी। मेयर और 3 एल्डरमैन कंपनी के अंग्रेज नौकर थे और अन्य किसी भी देश से होने चाहिए थे। महापौर का न्यायालय इस तरह से काम करता था। अब आगे बढ़ते हैं। 1726 के चार्टर ने मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता में मेयर कोर्ट की स्थापना की। अब ध्यान रखना, बात चल गई है मेयर कोर्ट की, जिसमें 1 मेयर और 9 एल्डरमैन शामिल थे। मेयर और 7 एल्डरमैन अंग्रेज होने थे, बाकी ब्रिटेन के साथ मित्रवत भारतीय राज्यों के अधीन थे। महापौर 1 वर्ष के लिए पद धारण करता है। एल्डरमैन आजीवन पद धारण करते हैं। हर साल निर्वाचन मेयर और एल्डरमैन से एक नया मेयर चुना जाता है। मतलब कि जो पहले होते थे मेयर और एक एल्डरमैन, उनमें से एक कौन चुना जाता था? नया मेयर। महापौर और एल्डरमैन ने प्रेसिडेंसी टाउन के निवासियों में से एल्डरमैन की रिक्ति को भर दिया। काउंसिल में गवर्नर एल्डरमैन को उचित आधार पर बर्खास्त कर सकता था। कौन कर सकता था? मतलब जो एल्डरमैन है ना वो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, उसको भी कौन जो गवर्नर होता था वो उसको क्या कर सकता था? बर्खास्त कर सकता था। अब आगे है मुंबई। 1534 में पुर्तगालियों के नियंत्रण में था। पुर्तगाली राजा ने इसे दहेज के रूप में इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को दिया था। जब उसने 1661 में पूर्व उसकी बहन से शादी की तो राजा ने इसे कंपनी को पट्टे पर दे दिया। न्यायिक प्रशासन 3 चरणों में विकसित हुआ था, जो कि थे 1668 से 1683, 1684 से 1690 और 1718 से 1726। ये मुंबई का हाल था उस समय पर। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है कि दहेज में लिया गया था। पुर्तगाली राजा ने दहेज के रूप में दिया था किसको? चार्ल्स द्वितीय को। अब इन 3 चरणों के बारे में देखते हैं। सबसे पहला था 1670 के न्यायिक सुधार। देखिए
1670 में क्या हुआ, गेराल्ड आंगियर ने बम्बई के पुराने न्यायिक ढांचे को पुनर्गठित किया और सभी कानूनों को 6 वर्गों में विभाजित कर दिया। कौन से वर्ग थे 6? नंबर 1, पूजा की स्वतंत्रता और धार्मिक विश्वास से संबंधित थी। न्याय का निष्पक्ष प्रभाव, सभी आपराधिक मामलों का फैसला करने के लिए न्यायपालिका की स्थापना और शांति और व्यवस्था के न्याय की नियुक्ति के लिए, अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए, भूमि और घरों की बिक्री से संबंधित लेन देन का पंजीकरण विभिन्न अपराधों के लिए। अब छठा पॉइंट, सैन्य अनुशासन और अव्यवस्था को विद्रोह की रोकथाम के लिए दंड से संबंधित विविध प्रावधान शामिल थे। मुंबई को 2 भागों में बांटा गया। प्रत्येक मंडल में 5 न्यायाधीश की एक अदालत बनाई गई। प्रत्येक डिवीजन की सीमा शुल्क अधिकारी एक अंग्रेजी ने इसे अदालत की अध्यक्षता के रूप में बनाया था। अब इस न्यायालय का कोरम 3 न्यायाधीश थे जो यहाँ पर बनाए गए थे। वो सप्ताह में मतलब कि जो न्यायाधीश, अभी जो इसमें जो 5 न्यायाधीशों की अदालत बनी थी उसमें क्या था, एक न्यायालय का कोरम, मतलब एक न्यायालय की क्या थी, 3 न्यायाधीश थे। वे सप्ताह में एक बार बैठते और 2 जेरोफिन, एक पुर्तगाली सिक्का लगभग 7.50 रुपये के बराबर के मूल्य के छोटे दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई करते थे। मतलब कि इसकी कीमत क्या थी, 7.50 रुपये के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे शांति का न्याय। बॉम्बे को 4 डिवीजनों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक का नेतृत्व एक अंग्रेज द्वारा किया जाता है जिसे जस्टिस ऑफ पीस कहा जाता था। ठीक है, ये कब की बात है, 1672 की। अब 1684 से लेकर के 1690 तक एडमिरल्टी कोर्ट की स्थापना की गई जो मद्रास के समान थी। जैसे मद्रास में चल रहा था ना एडमिरल्टी कोर्ट, ऊपर हमने बात की थी, उसी के समान थी। 1718 और 26 में क्या हुआ, न्यायिक न्यायालय। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 9 न्यायाधीश शामिल थे। मुख्य न्यायाधीश और 5 न्यायाधीश अंग्रेज होने थे, अन्य किसी अन्य राष्ट्र के होने थे। कोरम 3 अंग्रेजी जजों का था। यह अदालत सप्ताह में एक बार बैठती थी और समय समय पर कानून, इक्विटी, अच्छे विवेक और कंपनी के नियमों और अध्यादेश के अनुसार सभी दीवानी आपराधिक वशीयत मामलों की सुनवाई करती थी। न्यायिक न्यायालय कैसा था, 1718 से 26 में ये बताया। ठीक है, मुंबई हो गया, मद्रास हो गया। अब चल रहे कलकत्ता पर। देखिए कलकत्ता 1990 में अंग्रेज व्यापारियों ने सुतानानी, ध्यान रखो, सुतानानी में एक बस्ती की स्थापना की, एक ऐसी जगह जहां कलकत्ता का विकास हुआ। 1698 में उन्होंने सुतानाती, कलकत्ता और गोविंदपुर पर जमींदारी अधिकार हासिल कर लिए। कंपनी ने 1700 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की। ध्यान रखना, 1700 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की। कलकत्ता अपने मामलों के प्रबंधन के लिए राज्यपाल और परिषद के साथ एक प्रेसिडेंसी बन गया। परिषद के एक सदस्य को 1700 में कंपनी की ओर से जमींदार के रूप में कार्य करने के लिए कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। इस कलकत्ता का अधिकार था, कलकत्ता का इतिहास था न्यायिक। अब है इसमें फौजदारी कोर्ट। देखिए कलेक्टर ने 3 गांवों, यहाँ से अब देखो कलकत्ता का नींव पड़ रही है, सुतनती, गोविंदपुर और कलकत्ता के मूल निवासियों के आपराधिक मामलों का फैसला किया। अपराधियों को कोड़े मारने, जुर्माना लगाने, कारावास, निर्वासन या निर्वसान का मतलब होता है रेस्ट्रिकेट कर देना, भगा देना, तड़ीपार, सड़कों पर काम करने की सजा दी जाती थी। परिषद में राज्यपाल द्वारा पुष्टि के बाद ही मृत्यु दंड भी दिया जाता था कलकत्ता में। अब स्थानीय जमींदारों द्वारा प्रशासित न्याय। देखिए प्रत्येक जमींदार कलेक्टर ने एक कचहरी या अदालत आयोजित की और देश के रीति रिवाजों के अनुसार सभी दीवानी मामलों का फैसला किया। इस न्यायालय से मुर्शिदाबाद में नवाब की अदालत में अपील की गई। मौत की सजा की पुष्टि नवाब द्वारा की जानी थी, जो मुगल साम्राज्य के समय में एक स्थानीय गवर्नर रहते थे। अब आगे चल रहे हैं दोस्तों, आगे का पॉइंटर लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल बने, जो 12 सितंबर 1786। इतिहास में यह दिन 12 सितंबर 1786 को चार्ल्स कॉर्नवालिस प्रथम मौके कॉर्नवालिस ने फोर्ट विलियम बंगाल के गवर्नर जनरल और ब्रिटिश भारत के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला 12 सितंबर को। हिस्ट्री में इस दिन का यह संस्करण लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देता है, उनके द्वारा शुरू किए गए प्रमुख सुधार और उनके कार्यकाल में हुए तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को उजागर करेगा।
ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा अकेला, 1786 के रूप में आ जाए या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए, माना जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पूरे भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी और भारत में ब्रिटिश काल के अंत तक अदालत, राजस्व और सेवाओं में विभिन्न सुधार हुए। तो सबसे पहले देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस थे कौन। ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस एक ब्रिटिश सेना अधिकारी, प्रशासक और राजनयिक थे, जिन्होंने पहले अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने देश की सेवा की थी। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ यॉर्क टाउन में अमेरिकियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, अमेरिका में आत्मसमर्पण कर दिया था। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस बने गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल बनने के बाद में सेवा क्या की उन्होंने, क्या सेवा सुधार किए। सबसे पहला, देश में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कॉर्नवालिस को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से संबंधित अधिकार दिया गया था। दूसरा, उन्होंने ऐसे नियम स्थापित किए जो केवल योग्य व्यक्तियों को ही उच्च अधिकारियों के साथ उनके कनेक्शन के बावजूद सेवाओं में शामिल होने की अनुमति देते थे। शीर्ष पद पर यूरोपीय लोगों के लिए आरक्षित थे, जबकि भारतीयों को चपरासी और क्लर्क जैसे निम्न श्रेणी के पदों की पेशकश की गई थी। ध्यान रखना, भारत के लोगों को चपरासी, क्लर्क, इन जैसे छोटे छोटे जो पद थे, इनके लिए उनको क्या की गई थी, उनकी नौकरी दी गई थी। कंपनी का निजी व्यापार पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, मतलब प्राइवेट सी खत्म कर दी थी, अब चल गया था सरकारी। न्यायपालिका सुधार क्या किया। देखिए, कॉर्नवालिस ने जिलों, प्रांतों और राज्यों में अदालतें स्थापित की। उच्चतम न्यायालय कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय था उस समय पर। दीवानी फौजदारी मामलों के लिए अलग अलग अदालतें थी। कॉर्नवालिस ने न्याय शुल्क समाप्त कर दिया। फिर वकीलों को अपनी फीस निर्धारित करनी थी। सरकारी कर्मचारियों पर उनकी गलतियों के लिए लोग मुकदमा कर सकते थे। ध्यान रखें, सरकारी कर्मचारियों पर उनकी गलती के लिए लोग मुकदमा कर सकते थे। ये भी प्रथा यहीं से चली थी। उन्होंने अंग, नाक और कान काटने जैसी यातनापूर्ण सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अब पुलिस सुधार क्या हुआ। अब इससे आप देख सकते हैं कि पहले क्या क्या हो रहा था। ठीक है, उसने जमींदारों के हाथों से पुलिस का नियंत्रण जिला पुलिस अधीक्षक तक ले लिया। उन्होंने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए थानों की स्थापना की। उन्होंने 1979 में उन्होंने घोषणा की कि गुलामी का अभ्यास करने वाले लोगों पर कानून द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है। तो आप सोचिए कि ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उस समय पर ये थी, मतलब कि उस समय पर थाने नहीं थे, थाने की स्थापना इन्होंने की है कि नहीं। आगे तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए 1790 में कॉर्नवालिस ने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान पर युद्ध की घोषणा की। जब टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश मित्र प्रांत त्रावणकोर पर हमला किया, टीपू ने दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान लिए गए अंग्रेजी कैदियों को रिहा करने से भी इनकार कर दिया था। इस युद्ध के बाद टीपू सुल्तान को अपने राज्य का बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मालाबार, डिंडीगुल, बारामहल और कुर्ग को जीत लिया। ठीक है, तो उस समय पर अंग्रेजों ने, यही था लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसने भारत को अपने पक्ष में कर लिया था। टीपू सुल्तान बहुत बड़ा सुल्तान था भाई साहब। चलिए आगे दोस्तों, भारत का विधि आयोग, मतलब कि उस समय पर विधि आयोग क्या था। देखिए, भारत के विधि आयोग में कानून के क्षेत्र में भारत के कुछ सबसे महान दिमाग शामिल हैं। अरे वाह, महान दिमाग। आयोग एक और तो कार्यपालिका की मनमानी प्रकृति की जांच करता है, और दूसरी ओर आयोग विधायिका को नए और मौजूदा कानूनों के लिए सिफारिश भी प्रदान करता है। हालांकि भारत के विधि आयोग केवल एक सलाहकार निकाय है और आयोग द्वारा प्रदान की गई सिफारिश भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन है। अनुमोदन मतलब भारत में जो सम्मिलित है। भारत विधि आयोग का इतिहास ब्रिटिश शासन के समय से है। प्रारंभ में भारत का पहला विधि आयोग 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। आयोग के अध्यक्ष के रूप में लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले थे। इसका गठन 1834 में किया गया था। प्रथम विधि आयोग के 4 अन्य सदस्य इस प्रकार थे। चार्ल्स हे कैमरून प्रतिष्ठित ब्रिटिश विधिवेत्ता थे। जॉन मैकलॉड एक शरीर विज्ञानी जिन्होंने विविध विषयों पर अपना ज्ञान समर्पित किया। जॉर्ज विलियम एंडरसन बॉम्बे के तत्कालीन अधिकारी गवर्नर, मतलब बॉम्बे का जो गवर्नर था उस समय पर। एफ मिलेट 3 मुख्य प्रांतों नामक मुंबई, कलकत्ता, मद्रास का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 सदस्यों के अलावा आयोग के अतिरिक्त सदस्य भी थे।
स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश शासन द्वारा कुल 4 विधि आयोग की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के बाद पहला विधि आयोग 1955 में 3 वर्षों के लिए स्थापित किया गया था। भारत के विधि आयोग के इतिहास को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जो कि स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात। तो स्वतंत्रता से पहले ऊपर हमने पढ़ लिया था, और उससे तत्कालीन, और अब बाद में का जो है वो अभी चल रहा है। भारत के पूर्व स्वतंत्रता कानून आयोग। देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश भारत का क्षेत्र नियमों और विनियमों के 2 सेटों द्वारा शासित था। नंबर 1, स्थानीय और अंग्रेजी कानून। देखिए, ये कानून ब्रिटिश शासन से पहले भी भारतीय क्षेत्र में प्रचलित थे। स्थानीय कानून तत्कालीन प्रचलित सामाजिक मानदंडों, सदियों पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं के आधार पर बनाए गए थे। अंग्रेजी कानून अंग्रेजों द्वारा भारतीय क्षेत्र में अपनी शक्ति और अधिकार का विस्तार करने के लिए बनाए गए थे। इन कानूनों को लागू करने का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नियंत्रण को बढ़ावा और भारतीयों की संपत्ति को निचोड़ना था। अब स्वतंत्रता से पहले भारत का पहला विधि आयोग 1834 में लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। तो इस आयोग का श्रेय दिया जाता है, सबसे बड़े चेंज यहाँ पर हुए थे। दंड संहिता की शुरुआत, जिसे बाद में भारतीय दंड संहिता 1860 के रूप में जाना जाने लगा, जो अभी भी चल रही है। ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग द्वारा दंड संहिता 2 मई 1837 को पेश की गई थी। उसके बाद लेक्स लॉ की स्थान का कानून का परिचय। इसे भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग की जाने वाली अंग्रेजी कानून की शक्ति और अधिकार का आधार माना जाता है। इसे विधि आयोग द्वारा 31 अक्टूबर 1840 को पेश किया गया। उसके बाद प्रथम आयोग 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत सन 1834 में बना। इसके निर्माण के समय भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में था, किंतु विधि पारित करने के लिए कोई एकमेव सत्ता न थी। न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट और परस्पर स्पर्शी था तथा कुछ विधियों द्वारा स्वरूप भी भारत के प्रतिकूल था। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत के लिए एक विधि आयोग की निर्मिति पर बल दिया। तो ये खत्म हो जाता है हमारा जो विधि आयोग था उसके बारे में। अब आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे मेन क्वेश्चन है वारेन हेस्टिंग्स की न्यायिक योजना 1772। 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, वारेन हेस्टिंग के गवर्नर जनरल बनने के समय प्रशासन में अनेक दोष थे, कमियां थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था जो सुधारने की दृष्टि से मतलब ठीक करने के लिए उपाय सुझाने हेतु गवर्नर की हैसियत से अपनी परिषद के 4 सदस्यों सहित एक समिति गठित की। किसने? वारेन हेस्टिंग ने एक समिति को बनाई जो कमेटी ऑफ द सर्किट कहलाई, जिसके द्वारा एक योजना तैयार की गई। यह योजना वारेन हेस्टिंग की 1772 की न्यायिक योजना से ही जानी जाती है। यही योजना थी जिसके ऊपर ये पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है। यही योजना है जिसने बहुत बड़े बड़े क्या किए हैं, काम किए हैं। अब क्या क्या है वो देखते हैं। देखिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रजा को राहत दिलाना, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाना। इस योजना में 37 नियम मतलब कि नियम बनाए गए, जिन्हें फोर्ट विलियम स्थित से परिषद राज्यपाल द्वारा 21 अगस्त 1772 में लागू किया गया। इस न्यायिक योजना के अनुसार निम्नलिखित न्यायालयों की व्यवस्था की गई। देखिए, जितनी भी तरह की अदालतें हैं वो सबसे ज़्यादा जो हैं वो यहीं पर बनी है। मुफसिल दीवानी अदालत, मफूसिल दीवानी अदालत। दीवानी न्याय प्रशासन के प्रत्येक जिले में एक मुफसिल दीवानी अदालत की स्थापना की गई। इस अदालत में जिले का कलेक्टर ही न्यायाधीश का कार्य करता था। देखिए, कलेक्टर ही न्यायाधीश का कार्य करता था। जो अंग्रेज व्यक्ति होता था उसकी सहायता के लिए जिले का भारतीय दीवान व न्यायालय के अन्य कर्मचारी हुआ करते थे। पॉइंट नंबर 2, मुफसिल निजामत फौजदारी। प्रत्येक जिले की दूसरी प्रमुख न्यायालय को मुफसिल फौजदारी अदालत माना जाता, जो सभी प्रकार के आपराधिक मामलों का निर्णय कर सकती थी। यदि गंभीर मामले में मृत्युदंड दिया जाता था तो उसकी पुष्टि सदर निजामत अदालत के द्वारा की जानी आवश्यक थी। अब सदर अदालत जो है वो आगे बताएंगे। इन अदालतों को पुराने भारतीय न्यायिक अधिकारी काजी एवं मुफ्ती न्यायाधीशों का कार्य करते थे तथा इनकी सहायता के लिए 2 मौलवियों को नियुक्त किया गया था।
यह रही सदर दीवानी अदालत। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत की स्थापना की गई, जिसने 18 मार्च 1773 से कार्य करना शुरू किया, जो समस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र के लिए सर्वोच्च दीवानी अदालत थी। इसमें राज्यपाल तथा उसकी परिषद के 2 सदस्य न्यायाधीश का कार्य करते थे। अब सदर निजामत अदालत, देखिए कलकत्ते की सदर निजामत फौजदारी अदालत उस क्षेत्र की सर्वोच्च न्याय फौजदारी अदालत थी। इस अदालत में नाजिम द्वारा एक भारतीय पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, जिसे दरोगाए अदालत कहा जाता था। उसकी सहायता के लिए काजी, मुफ्ती, मौलवी आदि की नियुक्ति की जाती थी। अब सन 1773 में वारन हेस्टिंग्स ने सदरुल हक खान को दरोगा के पद पर नियुक्त किया। सदरुल हक खान को दरोगा बनाया। फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल को दरोगा के सदर निजामत अदालत संबंधी कार्यों की देखरेख रखने के निर्देश दिए गए। उसके बाद सुविधा की दृष्टि से अक्टूबर 1775 में इस अदालत को कलकत्ता से मुर्शिदाबाद भेज दिया गया। वह सन 1790 तक कार्य करती रही, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस अदालत को 1790 में मुर्शिदाबाद से हटाकर पुनः कलकत्ते में फिर से स्थापित कर दिया। अब इसके बाद में बने लघुवाद कोर्ट। देखिए जिले के अंदर क्षेत्रों के छोटे छोटे मामलों को खत्म करने के लिए, निपटाने के लिए वारन हेस्टिंग ने उपरोक्त न्यायालयों के अलावा जिले में अनेक लघुवाद छोटे छोटे न्यायालयों की स्थापना की। इसमें न्याय निर्णय का कार्य परगना के प्रधान किसान मुखिया का होता था। यह 10 रुपये मूल्य तक के मामले तक कर सकता था। ऐसे मामलों में उसका निर्णय अंतिम होता था। उस समय पर जो 10 रुपये तक के मामले, 10 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट थी उस समय पर, ठीक है, तो उन मामलों में उसका निर्णय होता था। आगे 1774 की योजना द्वारा सुधार। देखिए सन 1772 की न्यायिक योजना के दोषों को दूर करने के लिए एक नई व्यवस्था की आवश्यकता थी। इसलिए वारन हेस्टिंग ने 2 वर्ष बाद ही सन 1774 में प्रांतीय परिषद प्रोविंशियल काउंसिल की व्यवस्था लागू की, जिसमें मुख्य प्रावधान क्या थे? प्रदेशों का डिवीजन में विभाजन, मतलब जब उनका बंटवारा होगा तो उनमें विभाजन होना चाहिए। कैसे कि 1774 की योजना द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा को 6 डिवीजन में बांटा गया, जिसमें कलकत्ता, वर्षमान, ढाका, मुर्शिदाबाद, दीनापुर और पटना में विभाजित कर दिया गया। तथा प्रत्येक डिवीजन में कई जिले, अन्य जिले सम्मिलित किए गए। प्रांतीय काउंसिल की स्थापना। प्रत्येक डिवीजन में प्रांतीय काउंसिल, प्रोविंशियल काउंसिल की स्थापना की गई, जिसके अनेक कार्य थे। इनमें से एक कार्य मालगुजारी की वसूली देखरेख करना था। इसमें कंपनी के 4-5 अनुबंधित अंग्रेज कर्मचारी होते थे। आगे दीवान एवं आमिल की नियुक्ति। देखिए इस योजना के अंतर्गत अंग्रेज कलेक्टरों को वापस बुला लिया गया था। उनके स्थान पर दीवान आमिल के रूप में भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति की गई। यह मुफसिल दीवानी अदालत में न्यायाधीशों का कार्य भी करते थे तथा मालगुजारी की वसूली के दायित्व का भी निर्वहन करते थे। उसके बाद एक और बनी अपीलीय न्यायालय। जब इनमें कोर्ट में काम नहीं चल रहा था या फिर गलतियां हो जाती थी तो उसके बाद अपीलीय न्यायालय बना। प्रांतीय काउंसिल अपीलीय न्यायालय कोर्ट ऑफ अपील का कार्य देखती थी। मुफसिल दीवानी अदालत के दीवान एवं आबिल के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई की अधिकारिता प्रांतीय परिषद को प्रदान की गई थी, जिसके 1000 रुपये तक की धनराशि में के मुकदमों में दिए गए निर्णय अंतिम होते थे। 1000 रुपये से अधिक धनराशि वाले मामलों के विरुद्ध अपील सदर दीवानी अदालत में की जा सकती थी। सदर उस समय पर बड़ी अदालतें होती थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 की पृष्ठभूमि। अगस्त 1965 में भारत सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1935 नामक एक लंबा कानून पारित किया। कानून मूल रूप से उस समय 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। हालांकि यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा कानून था, लेकिन इसमें एक अन्य कानून बर्मी सरकार अधिनियम 1935 भी शामिल था। तो भारत सरकार के लिए, ठीक है, भारत सरकार के नाम से जो पहला कानून जो पारित हुआ था वो 1935 में हुआ था ब्रिटिश सरकार द्वारा। तब से अधिनियम को 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया है। पहला भारत सरकार अधिनियम 1935 और दूसरा भारत सरकार अधिनियम 1935 है। भारत सरकार अधिनियम 1935 अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। 20 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यह 321 धाराओं और 10 अनुसूचियों के साथ यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अब तक का सबसे लंबा अधिनियम था और बाद में इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935। अधिनियम भारत सरकार
अधिनियम 1935 के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। नंबर 1, साइमन कमीशन की रिपोर्ट, ये तो हमने पढ़ी होगी, ठीक है। गो साइमन गो वाले नारे पढ़े होंगे, ये वही था खतरनाक इंसान। गोलमेज सम्मेलन की सिफारिश, गोलमेज सम्मेलन, संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1933 में प्रकाशित श्वेत पत्र, सफेद पत्र, इन सारी चीजों पर ही डिपेंड था। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 द्वारा लाया गया परिवर्तन क्या था? प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय मतलब उस समय राज्यों को प्रांत कहा जाता। बीच में द्विसदनीय विधानमंडल, मतलब कि यहाँ पर जो विधानमंडल द्विसदन हो गया था, ठीक है। संघीय न्यायालय, भारतीय परिषद, मताधिकार, वोट डालने का अधिकार और पुनर्निर्माण, सभी चीजों को दोबारा से बनाया जाए। अब भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का पुनर्गठन, प्रांतीय पुनर्गठन में सिंध और बंबई का विभाजन, बिहार और उड़ीसा को अलग अलग प्रांतों में विभाजित करना, बर्मा और भारत का पुनः विभाजन, भारत का अदन समूह और एक अलग उपनिवेश की स्थापना शामिल थी। भारत सरकार 1935 के अन्य बिंदु देखिए, महिलाओं, श्रमिकों, अनुसूचित जातियों, उत्पीड़ित वर्गों को विशेष मतदाता देकर धार्मिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार किया गया था। इन प्रांतों में जाति व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह प्रांतीय स्वायत्तता ने ले ली। प्रांतों को उनके परिभाषित क्षेत्रों के भीतर सरकार के स्वायत्त प्रभाग के रूप में कार्य करने की अनुमति है। इसके अलावा कानून ने प्रांतों में जिम्मेदार सरकारों की शुरुआत की, यानी राज्यपाल को क्षेत्रीय विधायिका के लिए जिम्मेदार मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना आवश्यक था। यह 1937 में लागू हुआ और 1939 में बंद कर दिया गया था। इसने 11 प्रांतों में 6 में द्विदलीयता की शुरुआत की। बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत जो है ये हमारा उत्तर प्रदेश के कानून द्विसदनीय है, जिसमें एक विधानमंडल, उच्च सदन और एक विधानसभा, निचला सदन शामिल है। हालांकि उन पर भी कई प्रतिबंध इसमें लगाए गए थे, ठीक है। चलिए आगे है पटना मामला। पटना का केस, ये बहुत प्रख्यात केस है, जरूर 20 नंबर का केस है, सुन लेते हैं। देखिए, पटना मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने मृत पति के भतीजे के हितों के विरुद्ध एक महिला का समर्थन किया। ध्यान रखना, पटना मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने मरे हुए पति के भतीजे के हित में, मतलब उसका पति मर गया तो अपने भतीजों के खिलाफ एक महिला ने समर्थन किया, जिसका नाम था नौदेरा बेगम बनाम बहादुर बेग, काजी सऊदी, मुफ्ती बैरक टूला और मुफ्ती गुलाम मैकडाउन। 1777-1779 में नौदेरा बेगम अपनी विरासत को पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी। मतलब कि नौदेरा बेगम ने, उसका पति मर गया था तो उसने ये अपील की थी उच्च न्यायालय में कि मेरा सारा जो वो है पति का, मेरा और सारी प्रॉपर्टी है वो मेरे उसके पति के भतीजों ने, मतलब मेरे पति के भाई, मतलब कि उसका क्या, हाँ, उसके देवर या जेठ के बच्चों ने छीन ली। उसके पति के भतीजे बहादुर बेग ने उस पर जाली वसीयत के साथ अपने पति की संपत्ति का अवैध रूप से रखने का आरोप लगाया। देखिए, पत्नी ने केस किया उन पर और उन भतीजों ने केस कर दिया अपनी ही किस पर, ताई पर या चाची पर, कि इसने अपने वो हमारे ताऊ को या चाचा को मार दिया और उनकी सारी संपत्ति हड़प ली। पटना परिषद ने बेग का समर्थन किया। उनकी दीवानी अदालत ने बिना किसी उचित प्रक्रिया के उनके मामले पर फैसला सुनाया और अदालत के अधिकारियों, काजी और मुफ्तियों को नौदेरा की संपत्ति जब्त करने का आदेश दे दिया। इसमें क्या हुआ कि इसमें जो वो भतीजे वाले पक्ष थे वो जीत गए और जो काजी वगैरह थे उन्होंने, देखिए उस समय प्रतिशतात्मक सत्ता थी ना, मतलब कि पुरुषों को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। उन्होंने, लोगों ने कहा ये तो गलत औरत है, इसने उसको मार दिया होगा, उसकी सारी संपत्ति छीन ली होगी, इसी बात पर विश्वास करके उसकी ज़मीन को कब्जे में लेने के लिए कह दिया। अब अपनी जमीन से जबरन निकाले जाने के बाद नौदेरा अपने पद का समर्थन करने वाले दस्तावेजों के साथ शरण के लिए दरगाह इस्लामी तीर्थ स्थल भाग गई। मतलब कि वहाँ से तो उसको निकाल दिया, अब अपने जो उसके कागज वागज थे वो लेकर के दरगाह चली गई। इसके बाद बेग ने नादेरा के खिलाफ प्रांतीय अदालत में एक नया आरोप दर्ज किया। अब उसके जो पति का भतीजा था बेग, उसने नादेरा बेगम के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसमें कहा गया कि भागकर उसने अपने परिवार को बदनाम किया। उसने ये कहा कि इसने घर से भाग करके अपने परिवार का नाम बदनाम कर दिया। पटना परिषद ने उसे वापस लौटने के लिए मजबूर करने के लिए दरगाह पर सिपाही भेजे उसे पकड़ने के लिए। अब
चांद और अन्य लोगों की तरह नादिर राह अपने मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट काउंसिल की सदर दीवानी अदालत में कर सकती थी। मतलब कि वो चाहती तो उसको कि मुझे ज़बरदस्ती लेकर के जा रहे हैं, वो उसकी अपील कर सकती थी अगर ये कागजों के अलावा कहीं और मौजूद होती। अगर वो कहीं और मौजूद होती, इसके बजाय उसने सीधे हेस्टिंग से मदद ली। वारन हेस्टिंग के पास गई, वहाँ मदद की गुहार लगाई, कोई जवाब नहीं मिलने पर उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और 6 लाख रुपए के हर्जाने का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया। उस समय पर 6 लाख रुपए का मुकदमा कर दिया उसने अपने पति के भतीजों पर। क्या कि उसकी भाई साहब पटना में बहुत बड़ी संपत्ति थी नादिरा बेगम की, ठीक है, जो उसका पति मर गया था, तो उस पूरी हड़प ली उन्होंने, उसी को वापस लेने के लिए मुकदमा दायर किया। अब बेग के वकील ने तर्क दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं थे क्योंकि वह एक राजस्व किसान ठेकेदार थे, न कि एक राजस्व कलेक्टर वेतनभोगी। इस तरह वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कंपनी की सेवा में नहीं थे। न्यायालय ने सर्वसम्मति से असहमति जताई। अब देखिए इस केस को वहाँ एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। क्यों? उन्होंने कहा कि ये जो केस है, ये मामला है, वो भैया कंपनी का नहीं है, मतलब कि कंपनी के उसमें नहीं आता। कंपनी ने जो बनाई थी वो कंपनी अधिकार था, लेकिन वो चल रहा था प्रांतीय अधिकार। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी अदालत यहाँ पर काम नहीं करेगी। जैसे हम कहने लगे कि हमारा कोई मामला है उत्तर प्रदेश का और उसे ले जा करके हम हरियाणा हाई कोर्ट में लेकर के जाएं, वहाँ पे जाकर हरियाणा कहेगी भैया तुम्हारे यूपी का मामला है तो वहाँ पे संभालो, हम नहीं देखेंगे, ठीक है। अब इसे एमपी ने न्यायालय की राय बताई कि अधिकारियों का नाम कलेक्टर से बदलकर किसान कर देने का मतलब अभी भी बैग का कर संग्रह में शामिल होना और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी की सेवा में और न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होना था। न्यायालय ने इस बात पर भी सहमति जताई कि काजी और मुफ्ती उनके अधिकार क्षेत्र के अधीन थे क्योंकि वह पटना परिषद के कर्मचारी थे। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा क्या सरकार हमारे साथ अन्याय इसलिए हो रहा है कि हमारी जितनी भी संपत्ति जो सरकार के नाम पर हमसे ले ली गई है, जो भाई वो जो वहाँ के मुफ्ती और वो थे, ठीक है, मुफ्ती वगैरह जो थे, उन्होंने उसकी ज़मीन को कब्जे में करके ये दिखा दिया कि सरकार के लिए गई है, लेकिन एक्चुअली उस सरकार के लिए नहीं थी, वो खुद ही मजे ले रहे थे उसके। अब सर्वोच्च न्यायालय ने इसको कैप्स में लिया और उसमें पाया कि पटना दीवानी अदालत ने बैग की गवाही के अलावा किसी अन्य सबूत के बिना ही मामले का फैसला किया और संपत्ति जब्त कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर कमी पकड़ी गई। उनको संदेह था कि बेग ने परिषद काजी मुफ्तियों को रिश्वत दी थी। एमपी को आगे संदेह था कि पटना परिषद के अपनी पूरी कार्रवाई को गढ़ा गया और नादिर राह के मामले को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उठाए जाने के बाद ही घटनाओं का दर्ज किया गया। अब इसमें बहुत सारी चीज़ आ गई। उन्होंने ये भी देखा कि बिना किसी और की गवाही के एक अकेली औरत के खिलाफ मुकदमा सुना दिया। इसका मतलब हो सकता है इसके भतीजों ने मतलब जो प्रतिवादी हैं उन्होंने उस सरकार को उस समय उनको पैसा दे दिया होगा। ठीक है, अब न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पटना दीवानी अदालत ने उचित प्रक्रिया के बिना मामले को अनुसूचित तरीके से तय करने का अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया और फरवरी 1979 में नादिर राह और 3 लाख रुपए का हर्जाना और 9,208 रुपये का खर्च देने का आदेश दिया गया। भाई साहब, ठीक है, केस पलट गया। पहले उसके भतीजों के पक्ष में था, नादिर शाह के पक्ष में आ गया, बेगम के। यह परिणाम कई कंपनी कर्मचारियों सर्वोच्च परिषदों की स्वीकारी नहीं था, जिन्होंने न्यायालय को अपने कर संग्रह प्रणाली की ओर प्रांतीय परिषदों में एक अवांछनीय घुसपैठिए के रूप में देखा। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात ये थी, एक तो ये बहुत तगड़े पैसों का हिसाब था उस समय पर। 3 लाख रुपए, बात मान रहे हो, एक पूरा राज्य के समान मामला था ये, ठीक है, और इसलिए सभी लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे। ठीक है, अंग्रेज सोच रहे थे कि अगर केस हमारे पक्ष में आ जाए तो भाई साहब उनकी जो पूरी कंपनी का वही सुधर जाएगी। ठीक है ना, ये जो मुफ्ती वगैरह थे वो ये सोच रहे थे केस हमारे उसमें रहे, ये तो भग जाएगी यहाँ से, कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी यहीं रह जाए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, वो जमीन और पागल बहुत लोग हो गए थे उस समय पर। सुप्रीम कोर्ट काउंसिल ने अपनी प्रांतीय परिषद और बैग की रक्षा के लिए कदम उठाया। उन्होंने नादिर राह पर अपने पति की वसीयत में जालसाजी करने का मुकदमा चलाने का प्रयास किया। अब फिर से वही मुकदमा आ गया जिसके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान था। हाइड ने आवश्यक वारंट जारी करने से इनकार कर दिया और एमपी ने, जो अभी भी हाइड के साथ था, हाइड जो ये प्रतिवादी है, न्यायालय के निर्णय को सुना कि नादिर राह की वसीयत वास्तविक थी, जिससे सुप्रीम काउंसिल मुख्य मुकदमा रद्द हो गया। मतलब कि अब क्या हुआ, उसकी जो वसीयत थी वो सही पाई गई और
नादिर शाह के उसमें आ गया बेगम की। अब न्यायालय ने पटरा और सुप्रीम काउंसिल दोनों का सामना करते हुए एक बड़ी जीत हासिल की। इस प्रकार यह साबित किया गया कि संग्रहकर्ता उनके अधिकार क्षेत्र में थे। उन्होंने कंपनी के शोषण से समाज में सबसे हाशिए पर पड़े लोगों की रक्षा करने के लिए मिशन को भी पूरा किया। हालांकि उन्होंने एक महिला को एक पुरुष के विरुद्ध शक्ति दी थी और यह अस्वीकार्य था। अपने कानूनी सलाहकार के आपत्तियों के विरुद्ध हेस्टिंग ने अपील के लिए मुकदमा लंदन भेज दिया। अब ये भैया अपील चलेगी लंदन। अपील सहायक फैक्सीमाइल दस्तावेजों के साथ तुरंत लंदन में मुद्रित की गई, जैसा कि ढाका, पटना और बाद में काशी जोरा मामले में किया गया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि सुप्रीम काउंसिल की कहानी किसी अन्य से पहले सुनी जाएगी। यह अपील न्यायालय के विरुद्ध प्रकाशित होने वाले बढ़ते हुए प्रकाशनों में शामिल हो जाएगी, जिसका बाद में न्यायालय के प्राधिकार पर पूर्व महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। मेन पॉइंट ये था कि जितने भी मामले थे वो पहले गलत डिसीजन हुए, उसके बाद में पूरे देश में घूमे, तब जाकर के सबसे बड़ी कोशिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्टों ने इसको संभाला। अब इन्होंने क्या किया कि ऐसे मामले अगर हमारे पास आते रहेंगे तो हमें और काम नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कहा ऐसी एक और जो है कोर्ट बनाइए जो इन मामलों को उससे पहले सुने। तो सुप्रीम कोर्ट से पहले फिर हाई कोर्ट बनाई गई। ठीक है, चलिए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की पृष्ठभूमि, इससे पहले जितने भी एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को लेकर लागू किए गए थे उनका प्रभाव भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में भी पड़ा। 1600 से लेकर भारत में पहले से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया शासन कर रही थी। बाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण करने की प्रक्रिया का आरंभ हो गया। इसके बाद भी चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1853 ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए और सरकार ने इस एक्ट के द्वारा भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण और मजबूत किया। बाद में 1857 की क्रांति हुई, तब ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में शासन ढंग से नहीं संभाला जाएगा और तब भारत सरकार अधिनियम 1858 ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन खत्म करते हुए सारी शासन व्यवस्था सीधे अपने हाथों में ले ली। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। अब क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर नकार दिया। जब ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत का सारा शासन अपने हाथों में ले लिया गया, तब उन्हें यह लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन प्रणाली जो भारत में चल रही थी उसमें बदलाव की जरूरत है ताकि शासन व्यवस्था बेहतर रूप से चल सके। इसी बिंदु को देखते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा इसको लेकर 3 नए अधिनियम पास किए गए जो इस प्रकार थे: भारत परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अब उसके बाद में प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, चार्टर एक्ट 1853 में जहां गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास पूर्ण शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी थी और उसकी सहायता के लिए एक कर्मचारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जिसमें 4 सदस्य हुआ करते थे। बाद में भारत सरकार अधिनियम 1858 में इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद को खत्म करके वायसराय बना दिया गया और वायसराय के बाद की कहानी तो सीधा स्वतंत्रता के बाद की ही कहानी है। चलिए, लास्ट में एक और पॉइंट रह गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1772 के रूप में भी जाना जाता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को बेहतर बनाने के लिए भारत में केंद्रीय प्रशासनिक प्रणाली स्थापित करने के लिए पेश किया गया ब्रिटिश संसद का अधिनियम था। यह कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की ओर पहला कदम था। ध्यान रखना, संसद। ब्रिटिश सरकार ने इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने प्रशासनिक कार्यों को ब्रिटिश संसद की देखरेख में करना था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपने नियम चलाएगी लेकिन वो ब्रिटिश संसद की देखरेख में। नागरिक और सैन्य कार्यों के संबंध में अपनी रिपोर्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी यहाँ सौंपी जाती थी। सर एलियट इम्पे कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ध्यान रखना, सर एलिया इम्पे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पास इंग्लैंड में राजा की बेंच के न्यायालय में बैठने के लिए न्यायाधीशों के समान शक्तियां और अधिकार थे। उन्होंने दोनों जगह पर सामान्य कानूनों के नियमों का भी पालन किया। कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय भारत में वकील न्यायाधीशों
वाला पहला ब्रिटिश न्यायालय था। ध्यान रखें, कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय। यह पहली अदालत थी जो अपने अधिकार क्षेत्र में पूरी तरह से स्वतंत्र थी और प्रक्रिया के बाद निर्णय लेने के लिए कंपनी की कोई भूमिका नहीं थी। मतलब क्या, कंपनी के बाहर भी अपनी कंपनी का इसमें कोई रोल नहीं होता था, अपने जो भी फैसले थे वो स्वतंत्र रूप से ले सकती थी। यह पूरी तरह से फ्री विंग था और किसी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए लगन से काम भी करता था। इसका अधिकार क्षेत्र व्यापक था, जिसमें बड़े क्षेत्र शामिल थे और आसपास होने वाले मामलों का एक बड़ा सौदा था। इसका मद्रास, बंगाल, मुंबई पर नियंत्रण था। इसके 5 प्रकार के अधिकार क्षेत्र थे। इंपोर्टेंट। नंबर 1, नागरिक, हिस्सेदारी, अपराधी, नौवहन विभाग और सनकी क्षेत्राधिकार। ये 5 थे जिन पर ये काम करते थे। अब आगे साइमन कमीशन आयोग। देखिए, साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था। 7 ब्रिटिश संसद थे उस समय, उनका एक समूह था साइमन आयोग, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। और इसका मुख्य कार्य था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। भारतीय आंदोलनकारियों ने साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए और जमकर विरोध किया। साइमन कमीशन के विरुद्ध होने वाले इन आंदोलनों में कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया। साइमन आयोग इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था। साइमन कमीशन क्वेश्चन आएगा ना, ध्यान रखना इसको। कोर्ट फीस जो 1787 की न्यायिक योजना में लाई गई थी, समाप्त कर दी गई। न्यायालय शुल्क को भी समाप्त कर दिया गया ताकि लोग आसानी से न्याय प्राप्त करने के लिए एक न्यायालय पहुंच सके। चलिए आगे, ये लास्ट पॉइंट, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पहली बार सन 1773 में ब्रिटिश संसद ने कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण करने हेतु रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। मतलब कंपनी की उस समय बहुत ज़्यादा जो है वो बदतमीजियाँ चालू हो गई थी, मनमानी चालू हो गई थी, तो उन पर कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लागू किया था। इसकी कमियों को दूर करने के लिए भारतीय वैधानिक संवैधानिक विधि का इतिहास 97 हेतु 1781 में सेटलमेंट एक्ट पारित किया गया। इन दोनों अधिनियमों के बावजूद भी कंपनी गतिविधियां पर ब्रिटिश संसद का प्रभाव नियंत्रण स्थापित नहीं हो सका। तीसरी बार कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का प्रभावी नियंत्रण करने हेतु तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री फॉक्स ने 1783 में एक बिल प्रस्तुत किया, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स ने पारित कर दिया, परंतु यह हाउस ऑफ लाइट्स द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। मतलब जो उस समय पर जो लॉर्ड्स थे, कौन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स उस समय पर, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। फॉक्स महोदय ने त्याग पत्र के पश्चात फिर क्या किया, फॉक्स ने त्याग दे दिया कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। तो फिर पिट आए। फॉक्स के बाद में नए प्रधानमंत्री पिट बने। पिट ने मंत्रिमंडल का गठन किया। उन्होंने भी उसके समक्ष बिल प्रस्तुत किए जो 1884 में पारित हो गया और जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कहलाया। ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसलिए फेमस हुआ क्योंकि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश शासन जो था, ब्रिटिश सरकार, उसका क्या था, हक जमा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं वीडियो को। मिलते हैं दोस्तों, मिलेंगे क्या जल्दी से यार, पेपर कर लो, बहुत टाइम हो गया। आप देख पा रहे होगे मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा बीमार चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी नहीं रहा गया और जल्द से जल्द इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। मैंने रात भी 2 बार ट्राई किया था कि वीडियो को रिकॉर्ड करूं, लेकिन आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अब थोड़ा सा रिलैक्स किया तो मैंने किया चलो यार कुछ तो कर ही देते हैं, बहुत कुछ ना से कुछ भी सही, लेकिन फिर भी जो कोशिश की है पूरे जो मास्टर वीडियो के साथ सब्जेक्ट को कवर करने की। तो जल्दी से सभी को शेयर कर दीजिए और सभी के पास से पहुंचा दीजिए ताकि पेपर से पहले वो देख सके। जय हिंद।